प्यारे बच्चों, बिलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 यानी कि प्री बोर्ड परीक्षा हो रही हैं, उसमें कक्षा 10 के गणित का पूरे पेपर का हल। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये नियम वगैरह है पेपर के। ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर इस पार्ट में यानी इसमें सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए, फुल सॉल्यूशन ऑफ यानी संपूर्ण हल है आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 जनवरी 2022 का। ये गणित का पूरा पेपर है कक्षा 10 के लिए जो 80 नंबर का है। चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए 6 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन, संख्याएं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ होगा। तो देखिए 5 और 10 का ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए वह संख्या 5 है। इसका मतलब इसका जो मासा है महत्तम समावर्तक वो आ जाएगा 5। आप दूसरी विधि से भी इसको निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर सी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल कितना होता है? ये होता है c/a, जो ऑप्शन ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, ये देखिए 2 रैखिक समीकरण दिए हैं, उनके अनंत अनेक हल होने की शर्त। अनेक हल होने की शर्त मैंने आप लोग अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से आपको बता दी है, वो है ऑप्शन सी में दिए, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन का 4th, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सामांतर श्रेणी। एक सामांतर श्रेणी दी है, इसमें सार्वंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए सार्वंतर यानी डी। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, सार्वंतर आ जाता है। तो बाद वाला पद ये देखिए माइनस में लिख दिया है, घटाना है किसको? उससे पहले वाले पद को, तो 1 को घटाएंगे। तो देखिए दोनों ही माइनस माइनस हो गए तो जुड़ जाएंगे, तो -2 आ जाएंगे। इस प्रकार सार्वंतर कितना आ गया? -2, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक त्रिभुज में किसी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। यानी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा का सामने का कोण कौन सा होता है? सम्मुख कोण। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी नाम का। देखिए तो एक भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा ये होती है, तो इसका भुजा का वर्ग इस भुजा के और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा का वर्ग उसके सामने का कोण कौन सा होगा? देखिए इस वाली भुजा के सामने का कोण कितना होगा? ये होगा, जिस समकोण यानी राइट एंगल यानी 90 अंश का बोलते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 बिंदु दिए हैं, उनको मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, तो देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए ऑप्शन ए सही है इसमें। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 यानी y1 + y2 बटे 2। इसमें हम रख देंगे, देखिए यहाँ इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे x2, तो 1 प्लस और ये वाले x2 को जोड़ दिया है यहाँ पे बटे में 2, कोमा y1 इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। तो y1 यहाँ लिख दिया है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर y2। दोनों को देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएंगे बटे में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो +2। इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा -1 और इस जगह पे आ जाएगा +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। ये भी देखिए 7 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, टोटल 7 नंबर का हो गया। पहला, रिक्त स्थान भरना, फिलिंग द ब्लैंक्स। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हम छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आए, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? ध्यान रखें, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो घात यहाँ पे 3 है, तो बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक हो सकते हैं। तीसरा, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, ध्यान दें मूलों की प्रकृति हमने पढ़ी है, तो यदि उसमें सेकंड कंडीशन है वास्तविक और समान होते हैं, यानी मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और बराबर या समान, तो विभक्तिकर यानी डी का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं विभक्तिकर डी का सूत्र होता है b² - 4ac, तो इसका मान 0 होगा। यदि डी का मान 0 होता है यानी कि b² - 4ac का मान 0 आता है, तो हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ d बराबर 0 भी लिख सकते हैं आप, या अकेला 0 भी लिख सकते हैं, या b² - 4ac बराबर 0 भी लिख सकते हैं।
ये आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d का 10वां पद कौन सा होगा। देखिए अगर ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो हम यहाँ देखते हैं तीसरे पद में देखिए एक कम है, तीसरा पद है तो एक कम 2 आ रहा है यहाँ पे, चौथा पद है तो यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 10वां पद आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ ये बन जाएगा a प्लस 9d। वैसे भी इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, n यहाँ पे 10 है तो n माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 9, तो 9d। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी में, वे सभी आकृतियां जिनके आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, ये आकृतियां किस प्रकार की कहलाती हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए एक छोटा समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा समकोण त्रिभुज है, इनके आकार तो समान है, यानी दोनों त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, पर इनकी माप समान आवश्यक नहीं है। माप का मतलब ये देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं, सिमिलर कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। हम जानते हैं यदि x निर्देशांक 0 है तो हम जानते हैं y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका x निर्देशांक 0 है तो ये बिंदु 100% y अक्ष पे स्थित होगा, तो यहाँ पे y अक्ष आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आइए वृत्त देख लेते हैं, एक वृत्त ले लिया, एक छेदक रेखा, ये देखिए छेदक रेखा यानी वृत्त को काटने वाली रेखा, वृत्त को कितने बिंदुओं पर कट करती है, देखिए 2, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। ये 6 क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए में क्वेश्चन नंबर 3 में। ये देखिए ये पूरा चार्ट आ गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए ये होता है tan स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो ये इसका होता है 1/tan थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। कॉट 30 का मान कितना होता है √3। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। और ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए सेक 90 माइनस करके 90 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ एंड पे सेक आ जाएगा, सेक की वैल्यू होती है 1/cos, तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 7 है क्वेश्चन, एक नंबर के। पहला क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, px के लिए y बराबर px इस वाली ग्राफ को यानी वक्र को बता रहा है। तो इसमें शून्यों की संख्या पूछी है। शून्यों की संख्या, जब कोई ग्राफ किसी फलन, ये फलन है, किसी फलन का जब ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए ग्राफ आया, तो वह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसकी शून्यों की संख्या होती है। तो ये वाला देखिए ग्राफ x वाली लाइन को जितने बिंदुओं पर काटेगा, y वाली लाइन से मतलब नहीं है, अभी x वाली लाइन को कितने बिंदुओं पर काटता है वही उसकी शून्यों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पे 2 बिंदुओं पर काटा, इस वाले ग्राफ ने x वाली लाइन यानी x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 2। शून्यों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 2, आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये होता है ax + by + c = 0, जहां a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर हैं और a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाता है तो b 0 नहीं होना चाहिए, अगर b 0 हो जाता है तो a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों की दोनों शून्य हो जाएं, दोनों शून्य हो जाएंगे तो 2 चर वाला ये कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा अगर एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ ध्यान देना है, ये लाइन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ का, द्विघात समीकरण विविक्तीकरण का सूत्र लिखिए। ax² + bx + c = 0 के विविक्तीकरण का सूत्र लिखिए। तो देखिए हम जानते हैं विविक्तीकरण को d से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा ही है इसका। देखिए चौथा क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं πr²। देखिए शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। देखिए 6th क्वेश्चन, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सभी आंकड़े थे, डाटा था, उसको जोड़ ऊपर कर दिया है और कितने आंकड़े 1 2 3 4 5 5 है नंबर ऑफ
डाटा कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? किसी निश्चित घटना जो 100% होना ही है उसकी किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। सत्य असत्य देखते हैं, ये भी 6 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। ये देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं पूर्ण संख्या हमें मिल जाएंगी q और r इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि a बराबर b प्लस r, जहां r का मान 0 और b के बीच में होता है और 0 के बराबर भी होता है। ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं आपकी बुक में, ये सत्य है। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, अभी पीछे ही हमने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, नहीं, तो ये असत्य है यानी फॉल्स है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और ये कह रहे हैं कि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, गलत कह रहे हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये गलत कह रहे हैं इसमें, इसलिए स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा फॉल्स यानी असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, माध्यक बहुलक और माध्य के मध्य संबंध है। तो देखिए ये फॉर्मूला, ये कह रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला है, ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसका सही फॉर्मूला होता है 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया असत्य। 5वां, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यस, सत्य। किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। जब अनंत बिंदु हैं तो उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं भी खींची जा सकती हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। 6 इसी का, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो क्या ये कथन सही है कि p का मान 0 और 1 के बीच में रहता है, और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है? ये कथन बिल्कुल सही है, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। किसी भी परिस्थिति में 1 से बड़ा नहीं होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। चलिए, इसलिए ये कथन कैसा है? सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है गिवन, क्या दिया है उन्होंने? मासा यानी SCF किसका? 306 और 657 का। कितना दिया है? 9। लासा, अब देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, लासा और मासा का दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? संख्याओं के गुणनफल के। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं इस फॉर्मूले में हम लिख देंगे, देखिए, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो LCM ऑफ AB एंड SCF ऑफ AB। संख्याओं का गुणनफल, मान लो 2 संख्या मान ली, एक A और एक दूसरी B, तो इसमें रख देंगे। देखिए अब तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा LCM का, तो ये SCF कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है। अब देखिए LCM पता करना है तो यहाँ वैल्यू रख देंगे A और B का गुणा। A और B का मतलब है यहाँ जो संख्याएं दी हैं जिसका LCM या SCF निकालना है, तो 306 और 657, 306 और 657 इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिख दिया है। इन्होंने कितना दिया है? SCF 9 दिया था, तो यहाँ पे SCF की जगह पे कितना लिख दिया? 9। इसको काट देंगे, देखिए 9 से 34 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार LCM किस किस का? 306 और 657 का LCM कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए इसी का 6 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 2, यानी भाजक कितना लेना है? 2। यहाँ भाजक b बराबर 2 ही क्यों लिया है? यहाँ से हमें देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 आ रहा है भाजक, इसलिए यहाँ से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाजक को 2 ही लेना है, तभी हम कंडीशन लेके आ पाएंगे। तो देखिए, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक यानी q का मान जो भागफल आएगा वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा आएगा। के लिए क्या होगा? देखिए ये फॉर्मूला हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए a कोई संख्या, देखिए a को हमने कोई संख्या मान लिया, कोई पूर्णांक a। भाजक क्या है? देखिए भाजक क्या माना हमने? b, तो यहाँ देखिए भाजक के b लिख दिया। भागफल कितना? q, तो q लिख दिया है। और r क्या है यहाँ पे? शेषफल। r देखिए शेषफल है। r का जो मान है, शेषफल का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, यानी कि भाजक से छोटा होता है। यानी कि
b का मान यहाँ पे कितना है, देखिए b का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया है। यानी जो r की वैल्यू है वो 2 से छोटी आएगी। इसका मतलब देखिए r बराबर 0 आ सकता है, r बराबर 0 आ सकता है, r बराबर 1 आ सकता है, पर r बराबर 2 नहीं आ सकता। तो r के हमें 2 मान मिल चुके हैं, r बराबर 0 और r बराबर 1। तो इसमें रख देते हैं। इस प्रकार a संख्याएं 2 संख्याओं में बढ़ जाएंगी। एक ये r की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए r बराबर 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, r के बराबर 0, और r बराबर 1 लिख देंगे इसमें, तो ये देखिए r बराबर 1 लिख के। तो इस प्रकार ये संख्याएं 2 से इस पर आने के कारण 2 रूपों में बढ़ गई। एक आ गया a बराबर 2q और एक आ गया 2q प्लस 1। अब देखिए चूंकि q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यदि q का मान हम 0 से बड़ा लेते हैं, ऐसे किसी भी मान के लिए जो 2q है, यानी q का हम 0 से बड़ा कोई सा भी मान ले लें, उसमें 2 का गुणा हो रहा है, तो हमेशा ये संख्या कैसी आएगी, सम संख्या आएगी, एक समधन पूर्णांक होगी। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम। इसलिए जब ये 2q क्या साबित हो गई, समधन पूर्णांक, यानी यहाँ पे 2q ये साबित कर दी हमने यहाँ पे कि समधन पूर्णांक आएगी, क्योंकि हम कोई सी भी वैल्यू रखते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम। तो जब 2q वाली संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई, तो ये वाली संख्या विषम संख्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। बस यही इसमें प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन देखिए शून्यों का योग, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। यहाँ एक लाइन लिखना चाहिए था, तो मैं बोल रहा हूँ उसे। माना कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो मूलों शून्यों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, और इन्होंने कितना दिया है, -3, तो ये लिख लिया है हमने। मूलों का गुणनफल यानी शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, इन्होंने कितना दिया है, देखिए 2 दिया है। अब देखिए इस -3 के बटे में 1 मान लिया, इसी प्रकार इस 2 के अपन में अगली बार में 1 मान लेंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए यहाँ वाली संख्याएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी देखिए a का मान 1 है और यहाँ पे भी a का मान 1 है, तो इसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। अब देखिए गुणांकों की तुलना करेंगे, तो देखिए a का मान कितना है, 1, और इधर भी 1, तो a बराबर कितना आ गया, 1। अब देखिए -b की जगह पे कौन है, -3, -b की जगह पे कौन लिख दिया है यहाँ पे, -3, और c की जगह पे कौन लिख देंगे यहाँ पे, 2। देखिए c की जगह पे कितना लिख दिया, 2। अब देखिए a बराबर 1 आ गया। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3, c बराबर 2 ही रहेगा। अब देखिए जो मानक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का, वो ये होता है ax² + bx + c। इसमें हम ये तीनों वैल्यू रख देंगे, ये आ गई। इस प्रकार ये बहुपद आ गया है। ये एक हटा दिया क्योंकि एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ गया है। एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, एक तो ये हो ही गया है। दूसरा, और अन्य द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करता है, हमेशा जो पहला समीकरण आ जाता है या बहुपद आ जाता है, पहला बहुपद जो आ जाता है, उसमें हम k का गुणा करके कई सारे बहुपद और बना सकते हैं जो दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे k लगा दिया है, बस इसमें k की तरह के होगा, यानी अन्य बहुपद भी निकाल सकते हैं जहाँ k एक अचर संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन उतार लिया है। ये फैक्टर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए 3 चौक 12, यानी गुणा करके 12 लाना था, तो ये संख्या टूटेंगी 6 और 2 -2 में, फिर तोड़ दी है। देखिए अब 3x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया है, यहाँ x बचेगा, 3 2 जा 6, तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, या x ये मान लीजिए कॉमन आ गया है। यहाँ देखिए -2 कॉमन आ रहे हैं, तो x बचेगा यहाँ पे। ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, तो जब माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन ले लिया जाता है तो अंदर हमेशा चिन्ह बदल के लिखते हैं, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार x + 2 और x + 2 कॉमन आ गए। फिर अगले ब्रैकेट में बचेगा 3x - 2, तो 3x - 2 बचेगा। अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें या तो ये संख्या 0 होगी या फिर ये वाली, तो इसको 0 का और रखेंगे या इसको। तो x का मान यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, देखिए +2 है, इधर जाके -2 हो जाएंगे। ये -2 है, उधर जाके +2 हो गए। ये 3 नीचे पहुंच गए, तो x की वैल्यू 1 आएगी,
2/3 और एक आगे x बराबर -2। अतः दिए गए समीकरण के शून्यक -2 और 2/3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद इतना दिया है और सार्वंतर यानी डी इतना दिया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है और सार्वंतर डी है तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित होंगे। ये देखिए ए प्लस डी का मतलब सार्वंतर, वो जोड़ के आगे जोड़ते जाते हैं और अगले पद आते जाएंगे। तो हमें 4 पद चाहिए। ए से शुरुआत करेंगे प्रथम पद, उसमें डी जोड़ दिया तो दूसरा पद, फिर एक और डी जोड़ दिया तो 2D हो गए, तीसरा पद आ गया, ये चौथा पद आ गया। तो देखिए ए की वैल्यू ये रही, इस वाले में लिख देंगे। इस वाले ए की जगह पे देखिए ए की वैल्यू लिख दी, तो प्लस का साइन तो प्लस का साइन, और डी की वैल्यू ये डी की वैल्यू, फिर कॉमा तो कॉमा। ए की वैल्यू ये देखिए ये लिख दी -1.25 प्लस फिर 2D, ये 2 और फिर डी की वैल्यू लिख दी है, फिर कॉमा तो ये कॉमा। ए की वैल्यू -1.25 फिर प्लस का साइन, फिर 3 और फिर डी की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो ये आ गया, ये एज इट इज, ऐसे ही आ जाएगा। इसका 3 का मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ये दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगे, ये आ गया, ये दोनों जुड़ के ये आ जाएगा और ये दोनों जुड़ के ये आ जाएगा। इस प्रकार हमें 4 पद समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद प्राप्त हो गए। आइए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी ये दी गई है, इसके अगले 4 पद पता करना है। -10 के बाद आगे के 4 पद कौन से आएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, इसमें ए का मान कितना है 2 है, और सार्वंतर डी, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से यानी -2 में से -2 लिख लिया, घटाना है यानी घटाने का साइन, किसको घटाना है, इस 2 को, तो 2 लिख दिया। अब देखिए दोनों चिन्ह ऋण के आ गए हैं तो ये संख्या जुड़ जाएंगी, तो कितना आगे सार्वंतर -4। तो ए और डी हमें मिल गए हैं। अब देखिए पांचवा पद निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 पांचवा पद हमें निकालना है। तो पांचवा पद में निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथे पद में ये चौथा पद लिख दिया है, उसमें हम डी जोड़ देंगे। चौथे पद में देखिए -10 एज इट इज, और अगला पद निकालने के लिए हमें डी जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ना है, किसको जोड़ना है, डी को, तो डी लिख दिया है। अगले बार लाइन में प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो -10 एज इट इज, और ये -4 हो गए। दोनों संख्या कैसी है माइनस की, इसलिए ये जुड़ जाएंगी, तो कितने हो गए -14। अब देखिए छठवां पद निकालेंगे। छठवां पद निकालने के लिए हमें पांचवें पद में डी जोड़ना है। तो पांचवा पद कितना आ गया था, देखिए पांचवा पद आ गया था -14, तो पांचवें पद की जगह पे कितना लिख दिया -14, फिर ये -4 एज इट इज, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ऐसे करके ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार हम सातवां पद निकालेंगे, तो छठवें पद में हम डी जोड़ देंगे। छठवां पद कितना आ गया -18, तो -18 लिख दिया, ये डी एज इट इज। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया। इस प्रकार आठवां पद भी ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए अगले 4 पद ये हो गए -14, -18, -22 और -26। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आकृति में DE समांतर दिया है BC के, तो ये थेल्स प्रमेय का हमें लग रहा है क्वेश्चन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है DE समांतर है BC के, DE रेखा समांतर है भुजा BC के, तथा अब देखिए सारी वैल्यू उन्होंने दी है। AD पता करना है। चित्र में देखिए DB 7.2 हमने लिख लिया, AE कितना 1.8 लिख लिया, EC कितना 5.4 तो हमने लिख लिया। अब देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है और हमें बता दिया उन्होंने कि DE समांतर है BC की। तो थेल्स प्रमेय से, तो अतः थेल्स प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए AD बटे DB, और इन दोनों का अनुपात AE बटे EC, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। ये किससे आया है, बाय यूजिंग द थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय से। अब देखिए इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। DB की वैल्यू की जगह पे लिख दी, AE की वैल्यू ये लिख दी, देखिए AE की जगह पे EC की वैल्यू EC की जगह पे लिख दी, ये वाली। AD की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पता करना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये देखिए 1.8 से 5.4 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 3 से फिर 7.2 को कट करेंगे तो ये कट जाएगा 2.4।
इसका मतलब AD की वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख पाए, आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये जमीन है, ये कोई दीवार है, इस पे ये खिड़की है। तो एक सीढ़ी, ये देखिए एक सीढ़ी दीवार की खिड़की तक जाती है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई देखिए 10 मीटर है और भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक जाती है। तो ये खिड़की है देखिए व्हाइट, 10 इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है। ये जमीन हो गई। तो दीवार के आधार से, दीवार ये है नीली वाली, इसका आधार ये है, आधार से सीढ़ी के निचला सिरे की दूरी, सीढ़ी का निचला सिरा ये है और दीवार का आधार ये है। तो आधार से सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूर है, यानी ये दूरी हमें पता करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ABC। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हो जाएगी ये 10 यानी कि AC। लंब कितना है इसमें AB, तो AB लिख दिया है। आधार कितना है BC, तो BC लिख दिया है, सारी वैल्यू रख देंगे। AC कितना है 10, तो 10 लिख दिया। AB कितना है, देखिए AB कितना है 8, तो 8 लिख दिया है। BC हमें यहाँ पे पता करना है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 64 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी संख्या, ये घटा देंगे। अब इसको देखिए इंटरचेंज कर दिया है, यानी जो दाईं तरफ संख्या लिखी थी उसे बाईं तरफ लिख दिया है और जो बाईं तरफ लिखा था उसे दाईं तरफ लिख दिया है। दोनों तरफ की संख्या बदली है तो इसमें कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए 100 में से 64 जाएंगे, 36 बचेंगे। ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट साइन बन जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 मीटर। इसका BC का आंसर आ जाएगा। तो BC यानी कि अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सिरे तक की दूरी कितनी है 6 मीटर यानी 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। X Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु, ये वाला बिंदु इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से समान दूरी पर हो, समदूरस्थ हो। सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि एक बिंदु P है, इस वाले बिंदु को हमने P नाम दे दिया है, इस वाले बिंदु को हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया है। तो देखिए तो P वाला बिंदु A से, तो P से A तक की दूरी बराबर है P से B तक की दूरी। समदूरस्थ का मतलब यही है, ये वाला बिंदु इससे और ये वाला बिंदु इससे समान दूरी पर है, तो PA बराबर PB। तो ये इन्होंने दिया है। अब देखिए PA बराबर PB है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, या आप लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिया। वर्ग करने से ये फायदा है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो वो अंडर रूट में आता है, अंडर रूट में। तो अब स्क्वायर लग गया है यहाँ पे, तो वो अंडर रूट का साइन स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा। तो हम जानते हैं, देखिए सूत्र ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब देखिए अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं लेते तो यहाँ पे अंडर रूट का साइन आता। अब देखिए स्क्वायर ले लिया है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे स्क्वायर ये बाहर लगता, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट का साइन कट जाता। तो हमने यहीं पे स्क्वायर ले लिया है तो यहाँ अंडर रूट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए P से A तक की दूरी, देखिए ये P पॉइंट हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, यानी P से A की दूरी और P से B तक की दूरी कैसी होगी, बराबर दी है इन्होंने। अब देखिए PA निकालेंगे। अब आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। देखिए अब देखिए x2 - x1। अब देखिए PA निकाल रहे हैं, PA का ये है, तो PA देखिए x - 3 आ गया। अब यहाँ आएगा y - 6, तो y - 6 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जे PB, तो इस तरफ का जो फॉर्मूला है इसमें हम PB की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए P और B, तो यहाँ जाएगा x + 3, फिर x माइनस ये वाला टर्म आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट x + 3 लिख दिया है। ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पे प्लस के 3 आए। फिर देखिए y - 4, तो y - 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे a² + b² - 2ab, तो इससे एक्सपेंड कर देंगे ये फॉर्मूले से। ये देखिए ये तीनों एक्सपेंड हो गए, ये बराबर का चिन्ह। अब ये वाला पोर्शन एक्सपेंड यानी फैला दिया है और ये वाला पोर्शन इस तरह फैला दिया है। अब देखिए x², ये 3 × 3 = 9, ये 2 × 3 = 6x आ जाएगा, ये y², ये 36, ये 6 × 2 = 12y, ऐसे x² 9, 3 × 6x, और देखिए y² 16 और 4 × 2 = 8y आ गया है। आगे देखते हैं।
ये ब्रैकेट खोल दिया है तो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर थोड़ा अरेंज किया है, रीअरेंज, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर वाला पद लिख लिया है, फिर 6x वाला, ये माइनस के 12y और फिर प्लस के देखिए प्लस के 36 और प्लस के 9, ऐसे एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर वाला पद लिख लिया है, फिर एक्स वाला पद लिख लिया है, फिर ये वाई वाला पद लिख लिया है, फिर संख्या लिख ली है और ये देखिए फिर संख्या लिख ली है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पर बचा और ये इस तरफ बचा। अब देखिए ये 6x माइनस के 6x माइनस के 12y और ये दोनों जुड़ जाएंगे 45 हो गए। ऐसे ही 6x और माइनस के 8y और ये दोनों जुड़ गए 25 हो गए। ये देखिए, अब ये देखिए 6x अपनी जगह पे माइनस के 6x और ये वाले 6x इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 12y और ये देखिए 8y इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। 45 अपनी जगह पे हैं, ये 25 प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 6 और 6 माइनस के 12 हो गए और ये दोनों घट जाएंगे तो माइनस के 4y बचेंगे और यहाँ पर प्लस के 20 बचेंगे। -4 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, जब माइनस से देंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, दूसरा 4 से भाग देंगे 4 3 12 3x आ जाएंगे, 4 से 4 में देंगे तो 1y आ जाएगा और 4 से 20 में देंगे तो 5 आ जाएगा। चिन्ह बदल के लिखना पड़ेंगे क्योंकि ये माइनस से भी भाग दे रहे हैं, तो ये एक संबंध आ गया है, रिलेशन आ गया है, यही इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला देखते हैं। के का मान पता करना है यदि बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। संरेखी बिंदु वह होते हैं जो एक लाइन पर स्थित होते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यदि बिंदु ए बी सी संरेखी हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी संरेखी हैं, यानी एक ही लाइन में ये तीनों बिंदु आ जाएंगे तो इनसे त्रिभुज निर्मित नहीं हो पाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका सूत्र देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें देखिए ये x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3। अब देखिए x1 की वैल्यू रख देंगे, ये सारी वैल्यू देखिए हम यहाँ से देख के यहाँ पे सारी रखती हैं। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए, ये माइनस माइनस जुड़ गए तो माइनस के 6 हो गए, ये एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और प्लस 6, ऐसे इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखिए 2k और 6k को पास में लिख लिया है, ये देखिए 18 और 6 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये माइनस के 24 ऐसे कैसे। अगली बार ये देखिए 24 से 24 तो घट गए, तो ये देखिए ये दोनों भी घट जाएंगे तो माइनस के 4k आ गया। तो देखिए यहाँ 0 इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं पर हम जानते हैं बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिख दिया हमने, 0। जब 0 लिखेंगे, ये देखिए माइनस ये 2 का गुणा 0 में होगा तो ये 2 तो इसमें 0 में जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के 4k और इस तरफ वाला 0 हमने इस तरफ लिख लिया है। अब देखिए -4 जब 0 के बटे में जाएगा माइनस का 4 तो क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो k बराबर 0 मान के लिए इन तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस बिंदु को और इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाएं अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि y अक्ष बिंदु a, इसको a मान लिया है, इसको b मान लिया है, को मिलाने वाले रेखा को λ+1 में बिंदु P पर विभाजित करता है और विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये फॉर्मूला जब दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करें, यहाँ सुविधा की दृष्टि से हमने इसको λ अनुपात 1 मान लिया है, जबकि असली में यहाँ पे m1 अनुपात m2 माना जाता है। तो अगर m1 अनुपात m2 मानते हैं तो ये फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2 x1। तो देखिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये कहलाएगा। देखिए अब m1 m2 की जगह पे देखिए यहाँ पे m1 कितना है, यहाँ पे लैम्डा, तो m1 की जगह पे लैम्डा लिख दिया है, m2 कितना है 1 तो 1 लिख दिया है यहाँ पे। तो ये x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2। और इसमें देखिए x2 और x1 की वैल्यू रख दी है यहाँ से देख के, देखिए, और x2 y2 की वैल्यू अभी यहाँ पे रख दी है, यहाँ देख के इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा
5 का 1 ये आ गया, नीचे लेमडा प्लस 1 ही रहेगा, तो ये पी पॉइंट आ गया है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी उसको कौन काट रहा है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष जब काटता है यानी कि इन दोनों से मिलने वाली रेखा, इन दोनों को मिला के बनने वाली रेखा और वाई अक्ष एक बिंदु पर कटेंगे, वह बिंदु वाई अक्ष पे भी होगा। हम जानते हैं वाई अक्ष पर कोई भी पॉइंट होता है यानी जो पी पॉइंट इन दोनों की लाइन पे भी स्थित होगा और वाई अक्ष पे भी स्थित होगा। हम जानते हैं कि वाई अक्ष पर कोई पॉइंट होता है उसका एक्स वाला निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो बिंदु पी रेखा ए बी तथा वाई अक्ष पर स्थित होगा और हम जानते हैं वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो इसमें एक्स निर्देशांक ये है, ये देखिए, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। फिर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेमडा प्लस 1 का गुणा 0 में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस के लेमडा बचे, ये प्लस के 5 है, उधर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेमडा बराबर कितना जाएगा, 5। तो लेमडा बराबर कितना जाएगा, इसके बटे में 1 मान लो, यानी कि लेमडा अनुपात 1 का मतलब है यानी कि वाई अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 5:1 में विभाजित करता है, यही इसका आंसर है। अतः वाई अक्ष रेखा AB को 5:1 में विभाजित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अतः वाला, यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो P का मान पता करना है। आइए एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये इसके पॉइंट डाल दिए हैं। ये देखिए एक विकर्ण ले लिया है, ये दूसरा विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं जिसका नाम O रख दिया है। तो ये मध्य बिंदु होता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। ये देखिए ये बिंदु ये दोनों के समान टुकड़े कर देता है, यानी ये दोनों भाग बराबर, और ये बिंदु इन दोनों के भी समान टुकड़े कर देता है। ये देखिए, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः बिंदु O विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। यानी देखिए AC का भी मध्य बिंदु है यानी बीच में है, और BD का भी मध्य बिंदु है। तो दोनों ही तरीके से हम ये बिंदु निकालेंगे और फिर तुलना कर देंगे। तो अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, अब AC O बिंदु AC का भी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखिए O बिंदु निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। किसका मध्य बिंदु है, जो AC का, A और C, यानी x1 y1 और x2 y2 इसको मानेंगे। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा, अगली लाइन में देखिए वैल्यू रख देंगे, x1 6 x2 9, तो 6 + 9 बटे 2, y1 + y2 यानी 1 + 4 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना होगा, 15 बटे 2 और यहाँ हो गया 5 बटे 2। अतः विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, अब देखिए तो AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का भी मध्य बिंदु O है, तो यहाँ B और D से भी मध्य बिंदु निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखिए विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक भी निकालेंगे, ऐसे ही यही फॉर्मूला रहेगा। जब B और D के मध्य बिंदु को निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो यहाँ 8 + P बटे 2 और फिर 2 + 3 बटे 2, यही फॉर्मूले से y1 + y2, यही फॉर्मूले से यहाँ भी निकाल दिया है। तो यहाँ देखिए अब ये वाला O बिंदु निकाला है A और C का मध्य बिंदु मानकर, और ये वाला निर्देशांक निकाला है BD का मध्य बिंदु मानकर, जबकि O बिंदु तो एक ही है। जब ये दोनों बिंदु एक ही हैं तो इसकी तुलना कर देंगे, यानी x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से करने पर, क्योंकि इसमें P का मान पता करना है, तो x निर्देशांक की तुलना इस वाले बिंदु के x निर्देशांक से करने पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों O बिंदु एक ही होंगे, यानी समपाती होंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। P + 8 कर लिया है और 2 + 3 कितना हो जाए, 5.2। अब ये देखिए ये दोनों एक ही बिंदु हैं, तो इसका x निर्देशांक भी सेम होगा और y निर्देशांक भी सेम होगा। चूंकि हमें P का मान पता करना है तो x निर्देशांक बराबर में रख देंगे। ये देखिए ये दोनों एक ही बिंदु हैं, तो इसका x निर्देशांक ये P + 8 बटे 2 और 15 बटे 2, इन दोनों को बराबर में लिख के इसको सोल्व कर लेंगे। 2 से 2 कट गया,
ये देखिए p प्लस 8 बराबर 15 और 8 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 15 से 8 गया कितना बचेगा, p बराबर 7। तो इसमें p का मान कितना आ गया, 7। यही इसका उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए इसका मान पता करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम। देखिए यहाँ साइन 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री है। अब देखिए ये 65 डिग्री है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए 25 डिग्री और 65 डिग्री में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए मुझे 65 को चेंज करना है, तो 65 को हम इस प्रकार लिखना है कि 90 में कितना घटाएं कि 65 आ जाए। 90 में यदि हम 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। 65 की जगह पे लिख देंगे हम 90 माइनस 25। तो ये दोनों पदों में से हमेशा दोनों पदों जिन 2 कोणों को जोड़ के 90 आ रहा हो उनमें से एक को चेंज करना है, ध्यान रखना। फिर ये प्लस का चिन्ह, तो ये वाला और ये वाला चेंज करके लिख दिया, फिर प्लस। अब ये वाला पोर्शन, इसमें से भी मैं 65 को चेंज करना चाहता हूँ। देखिए ये ऐसा का ऐसा, और साइन 65 था, तो 65 लाने के लिए 90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेंगे, 25। ये देखिए ये और ये चेंज मैंने कर दिया है। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन 25 ऐसे कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन और थीटा जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ आ जाता है। कॉस बदलता है साइन में और ये यहाँ पे आ जाता है। फिर प्लस ऐसे कैसे, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस, साइन किसमें बदलता है, कॉस में, और जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ आ जाता है। दोनों एक जैसे हो गए क्योंकि ये देखिए फॉर्मूले लिख दिए हैं आपके लिए। ये देखिए साइन 25 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का गुणा होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगा देंगे तो भी ये एक ही चीज होती है। ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, ये स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 हो तो 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान पता कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। अब यहाँ पे भी देखेंगे हम वही चीज लगाएंगे। अब देखिए तो बराबर के इधर यहाँ sec है, यहाँ cosec है, हमें दोनों जगह एक ही चीज लानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, sec को इस प्रकार चेंज करेंगे कि यहाँ पे भी cosec आ जाए। तो देखिए तो cosec 90 माइनस a बराबर क्या होता है, sec a। तो देखिए 90 में से ये पूरा पोर्शन घटा दिया है। ये देखिए 4 है, जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ लिखना है। तो cosec 90 माइनस जो यहाँ लिखा है कोण वो यहाँ लिख देंगे, उसका मान ये होता है। ठीक है। अब जिससे क्या हुआ, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये देखिए फॉर्मूला होता है cosec 90 माइनस a बराबर sec a। तो वो यहाँ पे हमने लगा दिया है। इससे क्या हुआ, इधर भी cosec a, cosec और cosec हो चुका है, तो ये हट जाएंगे। तो इधर ये बचेगा, इधर ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस के 20 हैं, इधर जाके प्लस के हो गए। ये 4a माइनस के हैं, इधर जाके प्लस के हो गए। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया, 110, और इधर कितना हो गया, 5a। तो ये देखिए 110 के बटे में ये 5 नीचे पहुंच जाएंगे। फिर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 22 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है थीटा बराबर कितना दिया है, कोण बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, आर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो 30 लिख दी। 360 ऐसे कैसे, पाई भी ऐसे कैसा। आर की जगह पे कितना लिखना है, 4, तो 4 लिख दिया है। 4 सेंटीमीटर। ये देखिए इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये 4 और 4 का गुणा हो जाएगा। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखी है, 4 से इस 12 को काट देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये देखिए ऊपर कितना बचेगा, 1 और 4, 1 और 4 ऊपर बचा है, और नीचे कितना बचेगा, 3, और पाई यहाँ पर साइड में बचा है। तो आप चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ तक भी उत्तर छोड़ सकते हैं, पर इसे चूंकि आपकी बुक में यहाँ इससे आगे भी सॉल्व करके दिया है, तो आइए आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4/3 का मान आएगा 1.33, और पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर इकाई इसकी लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए इसी का 13वें क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा कितनी दी है इसमें, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा की जगह पे 14 लिख दिया है, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, 14 का वर्ग होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया, 196 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक वृत्त का व्यास, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, देखिए इस वृत्त का व्यास कितना आएगा, ये देखिए ये पूरा जो वर्ग की भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये इस एक वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा, 14 का आधा, देखिए तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम समझ गए एक वृत्त का जो व्यास है वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का व्यास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास का आधा, व्यास कितना है 7, तो व्यास का आधा कर दिया है, बटे में 2 लिख दिया है, तो कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर आ गई है एक वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू रख दी 7/2, उसका स्क्वायर कर दिया है। पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और 7/2, और 7/2 को 2 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। एक 7 से 7 कट जाएगा, तो ये देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे ये 2 से इस वाले 22 को काट देंगे तो यहाँ 11 बचा। ऊपर कितना बचेगा, 11/77, नीचे कितना बचेगा, यहाँ देखिए एक 2 तो कट ही गया है, तो ये वाला 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, 77/2 आ गया है, यानी 38.5। अब देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल आया है। अब हमें यहाँ कितने वृत्त हैं, 1 2 3 4, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 38.5। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 का गुणा कर देंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 का गुणा करने से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब तो छायांकित भाग जो डार्क यानी अंधेर, ये काले रंग का एरिया दिख रहा है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें इन वृत्तों के चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटाने से ये काले रंग का एरिया यानी छायांकित भाग आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 196, उसमें से ये 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 154 घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही आंसर है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सॉल्यूशन, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी दी है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। देख, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, यानी संगीता मैच जीतने की प्रायिकता और संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता दोनों का योग कितना आएगा, 1। तो देखिए मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है संगीता की, 0.62 लिख दी यहाँ पे। ये ऐसा कैसा रहेगा, 0.62 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.3। तो ये क्या आ गया, संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता। अब इसमें किसके क्वेश्चन में पूछा है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो जो संगीता के ना जीतने की प्रायिकता है वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी, क्योंकि मैच संगीता और रेशमा के बीच हो रहा है। तो संगीता द्वारा मैच ना जीतने की यानी संगीता के हारने की प्रायिकता कितनी है, इतनी है। तो जो संगीता के हारने की प्रायिकता है वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। तो देखिए रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो यही इसका आंसर है। इसी के अथवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा वाला क्वेश्चन। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना हम ई से दर्शा रहे हैं, ई है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे। देखिए एस, यानी एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, एन जुड़ गया का मतलब संख्या बता रहा है, ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणामों की संख्या होगी 6। अब देखिए घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई क्या माना है, 4 से बड़ी संख्या। घटना ई को हमने माना 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या इनमें से कौन सी हो जाएगी, देखिए 5 और 6, तो 5 और 6 लिख दिया।
तो ये तो परिणाम हो गए कि कौन कौन से आएंगे। अब इनकी संख्या कितनी है, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। इसे वो दर्शाते हैं एन ई से। अब देखिए, तो इसकी प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना को ई माना है, तो ई की प्रायिकता, इसका फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन एन एस। तो ये देखिए, एन ई कितना है 2 और एन एस कितना है 6, तो इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। माना कि 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त करने की घटना को हम एफ मान लेते हैं, तो कुल संभव परिणाम यही रहेंगे क्योंकि पासे को उछाला है। कुल परिणाम संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ये तो सेम रहेगा। अब देखिए, घटना एफ के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, अनुकूल का मतलब 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो 4 से छोटी कौन कौन सी, 1 2 3, तो 1 2 3 तो लिख लिया। 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो 4 को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार एफ के अनुकूल परिणाम तो ये आ गए। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 होगी। फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए एन एफ अपॉन एन एस, ये 4 है और टोटल कितना है 6, तो इसको जब कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता पता करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और साथ ही पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी, तो संभव परिणामों की कुल संख्या NS। जब एक सिक्के को फेंकते हैं तो हमें चित्त या पट्ट प्राप्त होता है, तो कुल संभव परिणाम हो गए 2। माना कि घटना E चित्त प्राप्त करना है तथा घटना F पट्ट प्राप्त करना है, तो घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, चित्त आएगी यानी हेड आएगा, तो उसके परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 1 ही है। घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो पट्ट भी कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने, 1 है उसका भी, तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, NE/NS। तो ये देखिए 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिया नीचे। यहाँ देखिए पट्ट आने की प्रायिकता PF NF/NS। देखिए NF भी कितना है 1 और टोटल परिणाम कितने, 1, तो ये हो गया है। आइए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, कंचा हरा नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणाम यानी कंचा निकालेंगे तो लाल में से भी आ सकता है, सफ़ेद में से भी आ सकता है और हरे कंचे में से भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 8 और 4 सबको जुड़ के आ जाएगा 17। अब हरा कंचा होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हरा कंचा जब निकलेगा, जब वो 4 में से चुन के आए, तो उसके कितने हैं अनुकूल परिणाम कितने, 4। हरा कंचा जब चुन के आएगा जब वो 4 में से आए, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हैं उसके, 4। तो हरा कंचा ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब देखिए हरा कंचा होने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, 4, और ना होने की, तो टोटल परिणाम से ये 4 घटा देंगे तो कौन से आएंगे, हरा कंचा ना होने के वो परिणाम आ जाएंगे। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हरा कंचा कब नहीं होगा, सिर्फ इसमें से ना निकले, इसमें से अगर इसमें से निकलता है और इसमें से निकलता है तो अपने आप हरा कंचा नहीं होगा, तो 8 और 5 जोड़ के भी 13 आ जाएंगे। अब देखिए हरा कंचा ना होने के अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 13। अब हरा कंचा ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हरा कंचा ना होने की प्रायिकता वो कैसे जाएगी, यहाँ पे ये देखिए बार का चिन्ह था यहाँ पे, जो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे नहीं, तो बार का चिन्ह मानना है आपको इसे। तो ये फॉर्मूला लगा दिया है, तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम आते हैं ऊपर, तो वो कितना है 13, तो ऊपर कितना आ जाएगा 13 और टोटल परिणाम कहाँ आते हैं, नीचे यानी 17 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसको हल कीजिए। यहाँ ये नहीं लिखा है कि गुणनखंड विधि से करना है या सूत्र विधि से, आपकी मर्जी है, जिस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए इसको सॉल्व करते आएंगे। ये समीकरण है, ये देखिए मध्य पद को तोड़ के करेंगे इन गुणनखंड विधि से। ये देखिए यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे तो √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 आएगा, 2 आएगा, और 2 गुणा 5 में होगा 10। तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि उन संख्याओं का गुणा कितना आना चाहिए, 10। तो 7 2 और 5 में टूट गए।
ये एज इट इज। अब देखिए इस वाले 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा। यहाँ देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ कि √2 और √2 कॉमन आ गया बाहर, और x भी कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर x बचेगा प्लस का साइन, ये √2 तो बाहर चला गया, ये √2x अंदर, ये √2 सिर्फ बचेगा अंदर, x तो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन ले लिया है प्लस का, तो x यहाँ पर बचेगा और √2 अंदर बचेगा। ये दोनों सेम आना चाहिए, तो ये सेम आ गए हैं, समान आ गए हैं। तो x + 2 अगले ब्रैकेट में √2x + 5 बचेगा ये। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिए x √2 उधर जाएगा, माइनस के हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस के 5 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ये ऐसा कैसा रहेगा, ये √2 नीचे पहुँच जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो हल है वो x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, द्विघात समीकरण ये दिया गया है, इसमें k का ऐसा मान पता करो जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन उतार लिया है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए x और x² हो गया। अब kx का इसमें करेंगे -2 में, तो -2kx हो जाएगा। तो ये समीकरण के फॉर्म में आ गया है। अब देखिए मानक वर्ग समीकरण, इससे तुलना करने पर इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे तो एक ही जगह पे कौन है, यहाँ पे k कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। एक ही जगह पे कौन है, यहाँ पे k, तो k लिख दिया है। b की जगह पे यहाँ पे -2k, देखिए b की जगह पे -2k, c की जगह पे कौन है, यहाँ पे 6। तो 2 बराबर और वास्तविक समान मूल होते हैं यदि, तो किसी वर्ग समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब उसका अभिव्यक्ति करके होता है 0। 2 इक्वल रियल रूट्स इफ कब होते हैं, b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए b² - 4ac बराबर 0, इसमें हम वैल्यू रख देंगे ये सारी। b की जगह पे -2 के लिख दिया, और एज इट इज। a की जगह पे ये देखिए k है तो k लिख दिया, c की जगह पे 6 तो 6 लिख दिया। ये स्क्वायर इस माइनस को बाहर नहीं आने देगा, यानी खत्म कर देगा। ये स्क्वायर 2 पे लगेगा तो 4 हो जाएगा और k² हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 k आ जाएगा। यहाँ 4k कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से 4k ले लिया, 1 के अंदर बचेगा। 4k बराबर 0 होगा, या फिर ये वाला, या ये वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा। ये 4 नीचे चले जाएंगे तो 0 के बटे में जाएंगे तो बाद में 0 ही हो जाएंगे, इसलिए 0 आ गया। k का मान कितना आ गया, 0। या यहाँ k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। So for k is equal to 6, the roots of the equation will be equal। अब यहाँ देखिए k बराबर 6 ही मान क्यों लिया है, k बराबर 0 मान क्यों नहीं लिया। यदि ये मान संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम k बराबर 0 लिख देंगे तो ये देखिए ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, फिर ये वर्ग समीकरण ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे k बराबर 0 को छोड़ दिया गया है। इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा k बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 17, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं की श्रेणी जो 7 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्याएं देखिए, 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होकर 99 तक जाती हैं। तो 10 के बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या 14 है, और 7 का अंतर उसमें होना चाहिए। तो 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, डेड डैश करते हुए। अब देखिए जो अंतिम संख्या है 2 अंकों की वो 99 है, तो 99 7 से विभाजित नहीं है, तो उससे कम वाली देखेंगे। तो 98 एक संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, तो उसको हमने अंतिम पद के रूप में लिख लिया है। देखिए प्रथम पद इसमें कितना है, 14। सार्वंतर कितनी बढ़ती जाएंगी, इन दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए tn अंतिम पद, मान लीजिए इसका 98 है, वो 90 नंबर पे है, तो 90वां पद कितना है इसका, 98। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। 90वें पद का सूत्र होता है a + n - 1d। tn कितना है, 98। a का मान कितना है, 14। n - 1, n है यहाँ पे पदों की संख्या जो हमें निकालनी है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे। -1 है, d की वैल्यू कितनी है इसमें, 7, तो 7 लिख दी। आइए इसको हल करें। 14 इधर से इधर जाएंगे तो -के हो जाएंगे। ये 7 ये ब्रैकेट के इस राइट हैंड साइड लिखी, तो
आगे आगे करके लिख लिया है बस। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 84 बचेगा। 7 का गुणा n में किया तो 7n, 7 का गुणा -1 में किया तो माइनस के 7। ये 7 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 7n बचा। अब देखिए 84 में 7 जोड़ेंगे कितना बचेगा 91, और यहाँ पे 7n एज इट इज। ये देखिए ये 7 कहाँ, ये वाला पोर्शन इस तरफ लिख लिया, ये वाला पोर्शन इस तरफ लिख लिया है। ये 7 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे। 7 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। अतः 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। n बराबर 13 आ गया है, इसका मतलब है कि पदों की संख्या कितनी आ गई है 13, यानी 13 पद ऐसे हैं 2 अंकों वाले जो 7 से विभाज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम पद कितना है, a बराबर 7 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 13 से 7 जाएंगे 6 बचेगा। tn मान लिया 205 nवें नंबर का पद है तो nवा पद 205 मान लिया है। देखिए nवें पद का सूत्र ये होता है tn प्रभाव कितना 205 तो 205 लिख दिया है। a का मान कितना 7 तो 7 लिख दिया है। n-1 n की जगह पे वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि पदों की संख्या पूछी है, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6 तो 6 लिख दिया है। 7 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6 को इधर लिख लिया आगे। 205 में 7 जाएंगे 198 बचेगा। 6 का गुणा अंदर कर दो 6n और माइनस के 6। अब ये 6 इधर जाके कैसे हो जाएंगे प्लस के, 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 204। 6n ऐसे कैसे, इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ। ये 6 कहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे, 6 के 204 को काट देंगे कितना आ जाएगा 34। यानी इस क्वेश्चन में, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 34 है। अतः इसमें पदों की संख्या 34 है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आकृति में ये आकृति दी है, PS/SQ बराबर PT/TR है और दो कोण बराबर हैं। ये देखिए PST और PRQ। ये देखिए निशान लगे हुए हैं। ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन्होंने बराबर दिया है। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया है। और PS यानी ये वाला PS/SQ और PT ये, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर दिया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें दो भुजाएं बराबर करके दिखाएंगे त्रिभुज PQR में। पहली चीज दिया है, क्या दिया है, ये रेशियो देखिए ये उतार लिया हमने। और क्या दिया है, ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, इसका नाम और इसका नाम, उन दोनों के नाम लिख के यहाँ पे बराबर में लिख दिया है। अब देखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। तो ये एंगल बराबर दिया है इस वाले एंगल के, ये इन्होंने ही कहा है PST यानी ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल, दोनों कैसे दिए हैं, बराबर दिए हैं। ठीक है। अब देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इन्होंने ये दिया है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, इस वाली भुजा का अनुपात इस और इस वाली भुजा का अनुपात, और इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। तो थेल्स प्रमेय ये कहती है यदि इन दोनों के अनुपात कैसे हों, बराबर, इसके और इसके, तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाती है, तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो यहाँ इससे थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो गया कि जो ST थी वो QR के क्या हो गई, समांतर हो गई। अच्छा, ये देखिए ST वाली रेखा इस QR के क्या हो गई, समांतर। अब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये वाले संगत कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर। फिर से देख लिए, दो समांतर रेखाएं ये हैं, इन दोनों रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये देखिए बराबर हो गया। अब ये कोण इसके, देखिए ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर है, तो ये आपस में कैसे हो गए, बराबर। और हम जानते हैं कि जो कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज में, जो कोण बराबर होते हैं
किसी त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं उसकी सम्मुख भुजाएं यानी सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर। तो इस कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो इसके सामने की भुजा ये है, ये वाली है यानी पी आर, और इस वाले कोण के सामने की भुजा ये रही, इसका नाम है पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब पी आर और पी क्यू बराबर हो गए तो अपने आप सिद्ध हो गया कि इस क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए पी एस टी बराबर पी क्यू आर, पी एस टी बराबर पी क्यू आर, वो यही लिख दिया है, इन दोनों के नाम लिख दिए यहाँ पे, ये और ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये पी एस टी, ये पी एस टी के बराबर, ये भी पी एस टी के बराबर, तो ये आपस में बराबर हो गए। आपस में बराबर होने के कारण ये पोर्शन, ये कोण, ये वाला कोण और ये कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। या इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, कोण Q कोण R के कैसा हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए, इसलिए ये भुजा देखिए, Q कोण और ये कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, इसलिए इसके सामने की भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर। इसलिए यहाँ पे पी क्यू और पी आर कैसे हो गए, बराबर। तो दो भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं हमें पी क्यू और पी आर बराबर मिल गई हैं, पी क्यू और पी आर बराबर मिल गई हैं, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस वजह से जो कोण बराबर थे उसके सामने की भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। इसलिए सिद्ध होता है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 अथवा वाला क्वेश्चन इसी का। देखिए, एक त्रिभुज दिया ए बी सी ना, ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा बी सी भुजा बी सी के समांतर हो, डी और ई पर काटती है और डी भुजा किसके समांतर हो, बी सी के। तो सिद्ध करना है, तो यहाँ सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी बराबर है ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी प्रूव करना है। तो देखते हैं, दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर है बी सी के। तो अतः ये थेल्सपर में से क्या हो, थेल्सपर में लगा दिए, ये किससे, थेल्सपर में से, कि देखिए अगर डी ई भुजा बी सी के समांतर है तो थेल्सपर में ये कहती है कि ए डी बटे डी बी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ए ई बटे ई सी, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इनको व्युत्क्रम कर देंगे, यानी इनको पलट देंगे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। अब देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, ये देखिए ये ऐसे का ऐसा, इधर भी एक जोड़ दिया है और इधर भी एक जोड़ दिया है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ए डी ऊपर पहुंच जाएगा और ये ए ई ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। ए डी और डी बी, ए डी और डी बी, ये दो छोटे टुकड़े मिलके एक बड़ा टुकड़ा बना लेंगे, तो इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा, ए बी। और देखिए ए ई और ई सी, ए ई और ई सी, तो दो छोटे टुकड़े मिलके ये बड़ा टुकड़ा बना लेंगे ए सी, इसलिए इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया यहाँ पे, ए सी। अब देखिए पुनः, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है, इसमें ए डी ऊपर है, इसमें ए डी नीचे है, तो इस वाले को ऊपर पलटेंगे। जब एक तरफ पलटते हैं तो दूसरी तरफ भी पलटते हैं, तो इधर ए डी ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें ए डी ऊपर और ए बी नीचे, और इधर भी करना पड़ेगा ए ई ऊपर और ए सी नीचे। इस प्रकार ये, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम करने पर। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, ये क्वेश्चन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 देखते हैं। सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, एक केंद्र वृत्त का केंद्र ले लिया जिसका नाम O है, ये एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम X है, XY है। ये देखिए, ये बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये देखिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। ये प्रूव करना है कि हमें ये लंब होती है। तो देखिए, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। एक O केंद्र वाला वृत्त है, क्या दिया है हमें, एक O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसे एक रेखा XY बिंदु P पर स्पर्श करती है। XY वाली लाइन है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, OP लंब है XY पे, तो इसको गणितीय रूप में लिख दिया है। ये सिद्ध करना है। रचना, इसमें क्या करेंगे हम, स्पर्श रेखा XY पर बिंदु P के अलावा एक अन्य बिंदु लेना है हमें।
क्या करना है, एक्स वाई वाली लाइन पे बिंदु P को छोड़ के बाकी कहीं पे भी एक बिंदु लेना है। तो मान, अब देखिए एक्स वाई पर बिंदु P के अलावा एक बिंदु लेते हैं Q, जिसका नाम Q है, उसको किससे मिला देते हैं, O से मिला देते हैं। अब देखिए बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, बिंदु जो Q है वृत्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि यदि बिंदु Q वृत्त के अंदर होगा तो एक्स वाई, जो एक्स वाई लाइन है वो वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होती, बल्कि एक छेदक रेखा का काम करती, जबकि हमने Q को स्पर्श रेखा पर स्थित एक बिंदु माना है। इसलिए जो OQ है, ये देखिए OQ है वो बड़ा होगा OP से, इस वाली लाइन से बड़ा होगा। O की Q से दूरी बड़ी होगी O से P की दूरी की। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, OP छोटा होगा OQ से, बात एक ही है। इसको देखिए समीकरण 1 मान लिया है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा XY पर बिंदु P के अलावा एक अन्य कोई भी बिंदु लेने पर भी सत्य ही रहेगा। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। तो देखिए Q बिंदु हम कहीं पर भी ले लें, देखिए अगर Q बिंदु यहाँ पर लेते हैं, मान लो एक Q बिंदु मान लीजिए यहाँ लेंगे, यहाँ पे ये ले लिया, तो भी इस वाली ये दूरी कम से कम रहेगी। अगर यहाँ बिंदु लेते हैं तो यही वाली दूरी सबसे कम रहेगी। तो न्यूनतम दूरी हमेशा हम जानते हैं कि लंबवत दूरी ही होती है इस प्रकार। और समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि OP की दूरी स्पर्श रेखा XY से न्यूनतम है। देखिए O से P की दूरी रेखा XY से सबसे कम आ रही है। बाकी सभी दूरियां, अगर यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट लेते हैं P के अलावा, तो बहुत सारी दूरियां कैसी आ रही हैं, OP से बड़ी आ रही हैं। तो इसका मतलब OP कैसी है, न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ये OP XY पे क्या है, लंब है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 19 का अथवा। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई पता कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए एक वृत्त का केंद्र ले लिया, इसका नाम O है, जिसकी त्रिज्या देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है तो 5 लिख दिया है। एक छोटा वृत्त भी ले लिया है जिसकी त्रिज्या 3 है, 3 लिख दिया है। अब देखिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पता करनी है, बड़े वृत्त की जीवा पता करनी है जो छोटे वृत्त को छूती हो, स्पर्श करती हो। तो देखिए इस बिंदु P पर ये देखिए ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये देखिए जीवा का नाम A भी लिख दिया है। अब देखिए हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों टुकड़े कैसे हो गए आपस में बराबर। तो यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया है OPA। तो OPA में यदि AP पता कर लेते हैं तो उतनी ही दूरी PB की हो जाएगी। तो आइए हम समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण कितना है इसमें OA, लंब कितना है OP, तो OP लिख दिया। आधार कितना है AP, तो AP लिख दिया है। सबकी वैल्यू रख देंगे। OA कितना है 5, तो 5 लिख दिया है। OP कितना है 3, तो 3 लिख दिया है। AP निकालना है कि 55 25 हो गया, 3 53 9 हो गया, 9 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। इसको सीधा करके लिख लिया है। 25 में हो जाएंगे कितना, 16 बचेगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। AP कितना आ गया 4। पर यहाँ देखिए जीवा की लंबाई पूछिए, जीवा यहाँ से यहाँ तक है। ये 4 जो आया है वो A से P तक की दूरी आई है, तो ये 4 है और ये भी 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगी जीवा की लंबाई। अतः बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है कितनी हो जाएगी, AB होगी। AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, AP प्लस PB। AP की वैल्यू 4 और PB भी कितना हो जाएगा, वो भी 4। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है उस नियम से, क्योंकि AP बराबर PB होता है। तो 4 कितना 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पता करना है। आइए इससे सॉल्यूशन देखते हैं।
माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो प्रथम शर्त अनुसार एक बल्ला x रुपये का है तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे, 7x। द्वितीय शर्त अनुसार ये है, देखिए कंडीशन। तो पहली शर्त अनुसार देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का कितना हो गया, 7x। एक गेंद कितने की, y रुपये की, 6 गेंदें कितने हो गई, 6y। ये दोनों कीमत आ गई, ये है 7 बल्लों की कीमत, ये है 6 गेंदों की कीमत, दोनों को मिलाएंगे तो 3800 आना चाहिए। तो पहली शर्त से हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया। दूसरी शर्त में देखिए 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है, x, तो 3 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 3x, है ना। एक गेंद की कीमत कितनी है, y, तो 5 गेंद की कीमत 5y। दोनों की कीमत जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1750। तो 2 समीकरण हमें मिल गए हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा 3 का था, समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर ये देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो अब देखिए 3 का इसमें 7x में किया तो 21x, 3 का गुणा 6y में किया तो 18y आ जाएंगे, 3 का गुणा 3800 में किया तो ये आ गया। 7 का गुणा 3x में किया तो हम देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो ये आ जाएगा। 7 का गुणा 5y में होगा तो 35y आ जाएंगे, 7 का गुणा इसमें होगा तो ये आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे जो संख्याएं बराबर हुई हैं उनके चिन्ह समान है, इसलिए नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह हमें बदलना पड़ेंगे। तो ये प्लस की तो माइनस का कर दिया, ये प्लस की तो माइनस का कर दिया, यहाँ भी प्लस का माना जाता है तो माइनस की करती संख्या। तो देखिए ये दोनों कट गए, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, ये पुराना चिन्ह हो गया तो इसको हमें नहीं देखना है। एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो घट जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 17y। माइनस 17 नीचे जाएंगे, इसको इससे काट देंगे तो 50 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 को पहले उतार लेंगे, उसमें y के बराबर कितना लिख देंगे, 50। 6 का गुणा 50 में किया 300 आ गए, 300 उधर जाएंगे माइनस की हो जाएंगे, 3800 में 300 गए 3500 बचेंगे, 7 नीचे जाएंगे, 7 से 3500 काट देंगे 500। x का मतलब x बराबर कितना आ गया, 500। x क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य। इस प्रकार एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 500। तो x है एक बल्ले का मूल्य इस प्रकार, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये है, तथा एक गेंद का मूल्य y यानी कि 50 रुपये है। यहाँ वो लाइन आप पढ़ा देना। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। p के किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरण योग का अद्वितीय हल होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, इस वाले मानक समीकरण से करने पर, तो देखिए ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, b2, c2, इस प्रकार की सारी तुलना करके ये वैल्यू निकाल ली है। अब दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए शर्त, नाउ टू बी a यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर, उसके लिए शर्त होती है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो। इसमें सारी वैल्यू रख देनी है एच टी। 2 से 2 कट गए तो p बराबर नहीं है 4, तो यहाँ हो जाएगा। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म यानी इन दोनों समीकरण के जोड़े का एक अद्वितीय हल होगा। यानी p बराबर 4 को छोड़कर कोई सा भी मान ले लें अगर, तो उसके लिए इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल आएगा। Therefore, for all value of p except for the given pair of equations will have a unique solution. क्वेश्चन नंबर 21 21। देखिए 7 दशमलव 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। एक रेखाखंड AB खींचा हमने। अब देखिए रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम ये। इसके देखिए हमें कितने टुकड़े करना है। अब देखिए आपका जो प्रकाल है उसकी निश्चित दूरी लेके इस वाली लाइन के हमें बराबर इन दोनों के जोड़ के बराबर उतने टुकड़े करना है। 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 टुकड़ा करेंगे। देखिए 1 फिर 2, यानी यहाँ प्रकार रखेंगे फिर इसको काट देंगे, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे फिर आगे काट देंगे, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे आगे काट देंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे आगे काट देंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे आगे काट देंगे, ऐसे ही काटते जाएंगे जब तक कि 13 बराबर टुकड़े इसके हम नहीं करते। यहाँ देखिए इस लाइन को नाम देने के लिए यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया x। तो देखिए एक रेखाखंड सबसे पहले AB खींचना है, उससे न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन AX खींचेंगे
उसको कितने टुकड़े करेंगे, 13 बराबर भागों में बांट देंगे। एक निश्चित चाप लेके जो AX वाली लाइन है उसके 13 बराबर भाग कर देंगे। इसको इस वाले यहाँ एक पॉइंट आएगा, उसको A1 नाम दे दिया, इस वाले को A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, ऐसे करके ये 13 तक नाम दे देंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब जो लास्ट में पॉइंट आया है ये देखिए A13, इस वाले पॉइंट को जो रेखाखंड था AB उसके लास्ट इस वाले पॉइंट से मिला देना है। ये देखिए मिला दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें देखिए अब किस अनुपात में काटना, 5:8। तो देखिए 5 कहाँ है, ये देखिए 5 ये है। तो इस बिंदु पे लेना है, इस बिंदु पे। अब क्या करना है, ये वाला कोण, ये जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पे खींचना है हमें। उससे क्या होगा, संगत कोण खींचने से इस रेखा के समांतर रेखा यहाँ पे खींच जाएगी, यानी खींची जा सकती है। तो देखिए BA3 यानी इस रेखा के समांतर रेखा इस बिंदु से खींचनी है हमें। तो यहाँ पे समांतर रेखा खींचने के लिए ये कोण, इस वाले कोण को यहाँ पे खींचना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रकाल की नोक रखेंगे, वहाँ से एक आर्क खींच लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे फिर रखेंगे, मान लो यहाँ पे एक आर्क रखेंगे, यहाँ बिंदु प्रकाल की नोक रख के यहाँ पे भी आर्क खींच देंगे। जो आर्क यहाँ पे लिया है वही आर्क यहाँ पे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी नाप लेंगे, उतने ही यहाँ पे अब प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ऐसे करके काट देंगे, उससे ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए ये पॉइंट आ गया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। तो क्या होगा, ये देखिए इस वाली लाइन के समांतर ये वाली लाइन खिंच जाएगी, समांतर लाइन। तो ये क्यों खींची है, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, बराबर खींचे हैं हमने। तो ये संगत कोण है। संगत कोण होने के कारण ये भुजा ये जो लाइन आई है वो कैसी आ जाएगी, समांतर। तो अब देखिए ये पॉइंट किस पर काटेगी, AB लाइन को किस पॉइंट पर काटेगी, D पॉइंट पर काटेगी। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 भाग हैं, ये 5 भाग हैं। तो थेल्सपर में ये कहती है, ये देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज बन गया कि नहीं, BA13 तो ये त्रिभुज बन गया है। ये भुजा, ये देखिए ये समांतर है इसके। थेल्सपर में ये कहती है कि ये वाली भुजा किसी एक भुजा के समांतर है, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये अनुपात भी कैसा हो जाएगा, 5 और ये कितना, 8। तो अपने आप ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 5:8 में विभाजित हो जाएगी। अब देखिए रचना के पद, सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखिए ये AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था हमने, ठीक है। फिर दूसरा, AB से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींची। देखिए AX न्यून कोण बनाती हुई AX वाली लाइन खींची। फिर थर्ड, फिर क्या किया, बिंदु A को केंद्र मानकर एक निश्चित चाप लेकर AX को 13 भागों में बराबर विभाजित किया। एक कोई चाप ले लिया था, देखिए प्रकाल फैला के एक निश्चित दूरी लेके इनको 13 बराबर भागों में बांट दिया, ताकि A1 की दूरी, A2 की दूरी, A2 A3 की दूरी, ये दूरी सारी कैसी हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। ये देखिए चौथे में बिंदु A13 को बिंदु B से मिलाया। बिंदु A13 को केंद्र मानकर एक निश्चित चाप लेकर कोण AXB के बराबर का कोण हम बिंदु A5 पर संगत कोण A5D खींचेंगे। तो देखिए ये लिखा है। फिर क्या किया था, A13 को किससे मिलाया, B से मिलाया, तो ये यहाँ पे लिख दिया है। अब A13 को केंद्र मानकर यहाँ देखिए क्या किया, ये चाप खींचा था, इसको केंद्र मानकर ये चाप खींचा है। बिंदु A13 को केंद्र मानकर एक निश्चित चाप लेकर कोण A13B के बराबर कोण यहाँ पे खींचा है। बस वही लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। उससे क्या हो जाएगा, जो A13 है A13B के समांतर वो कौन सी रेखा जाएगी, A5D वो खींच जाएगी।
5वां थेल्सपर में से यदि A13B A5D के समांतर है थेल्सपर में से, ये देखिए A13B और A5D ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। समांतर होने के कारण क्या होगा, देखिए A5 और A5 A13 इन दोनों का रेशियो और AD और DB का रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि 5:8 के बराबर होगा। अब देखिए ये आपको इसमें समझाया है तो बिल्कुल, अब इसमें दोनों भागों को मापने की भी कहा है, तो आप जब अपनी कॉपी में बनाएं तो इन दोनों भागों को माप के भी उनको दिखा सकते हैं, या A से D की दूरी को भी और D से B की दूरी को भी, ये आपको करना पड़ेगा काम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है के संलग्न पन्नों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए घन है एक, इसको घन बोलते हैं। इसकी भुजा मान लीजिए A है, तो इसकी लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ऐसे ही कितने घन हैं, 2 घन हैं, इसको बोलते हैं घन। ये दूसरा घन ले लिया, ये भी वही है। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है। जब प्रत्येक का आयतन बराबर है तो उसकी भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर, इसलिए इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखिए दोनों, ये भी घन है। अब देखिए एक घन ये और एक ये वाला घन, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बन गया है। दोनों घनों को मिलाकर ये बड़ा घन वो एक घनाभ बना दिया गया है। अब देखिए क्या फर्क आएगा, इसको बोलेंगे हम घनाभ। अब देखिए ये कितना था A और ये भी कितना था A, इसकी चौड़ाई देखिए। अब देखिए जब ऐसे में जोड़ देंगे तो सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ जाएगा। लंबाई देखिए डबल हो गई, पर चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी। तो देखिए घन का आयतन कितना दिया है, 64। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, AQ। अब 64 को बदलेंगे हम, 4 की घात Q में बदलेगा, Q से Q कट जाएगा तो A बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया है। देखिए A बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए तो घनाभ की लंबाई, देखिए जब 2 घनों को जोड़ा तो सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ गया। तो घनाभ की लंबाई, ये घनाभ है, इसकी लंबाई यानी L वो कितनी हो जाएगी, A प्लस A कितना आया, 4, तो 4 + 4 यानी 8 हो जाएगी। और घनाभ की चौड़ाई, इसको B से दर्शा देते हैं, तो चौड़ाई तो B ही रहेगी, तो B रहेगी, तो B कितना है, 4 है। B की वैल्यू कितनी रहेगी, चौड़ाई वही की भी रहेगी, A 4 ही रहेगा। घनाभ की ऊंचाई उसे ऐसे दर्शाया है, ऊंचाई कितनी है इसमें, A कितना है, 4। सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ जाएगा, लंबाई कितनी होगी, दुगनी हो जाएगी। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये होता है, ये फॉर्मूला है इसका, देखिए 2। अब देखिए सारे मान हमने लिख देंगे, L, B और H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के सारे मान यहाँ पर लिख देंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 64 और 16 80 हो जाएंगे। इसको गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया है, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना आ जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये देखिए एक चित्र दिया है, इसको चित्र के माध्यम से ही समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई। देखिए लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला है, देखिए अर्धगोलाकार खोद कर निकाल दिया गया है, यानी यहाँ गड्ढा कर दिया गया है। एक बेलनाकार वस्तु थी, उसमें आधा गोला काट के उसका मटेरियल निकाल दिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है, उससे एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई H बराबर कितना मान लिया, 10 सेंटीमीटर। आधा की त्रिज्या, तो R कितना दिया है, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ये 2 चीज दी हैं। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ हमें पता करना है। H कितनी है, 10। अब देखिए ये केंद्र हो गया अर्धगोले का या बेलन का, इसकी त्रिज्या कितनी है, R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें 3 पृष्ठ जुड़ेंगे। देखिए बेलन का पृष्ठ ये वाला, ये
यानी जितना हम इस तरफ चारों तरफ से टच कर सकते हैं वो वाला क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर ऊपर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जब इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा इस वाले वस्तु का। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और इस वाले अर्धगोले का भी होगा 2πr²। अब देखिए 2πr/h ऐसा कैसा, 2πr² और 2πr² दोनों जुड़ जाएंगे तो 4πr² हो जाएंगे। तो देखिए आप कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे h बचा और यहाँ पे r, यहाँ 2 भी बचेगा और r भी बचेगा। अब देखिए सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का ये फॉर्मूला आ गया है। अब इसमें वैल्यू रख दो 2, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10, 2 ऐसे और r की वैल्यू 3.5। 2 का गुणा 3.5 में कर दिया 7.0 आ गया है। इस 7 से इसको काट देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये दोनों ऐसे कैसे, 0.5 ऐसे कैसे, इन दोनों को जोड़ दिया 17 आ गया है। इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इतना आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ये देखिए, आइए तो माध्य निकालना है, सॉल्यूशन देखते हैं। आइए इसे टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। ये साक्षरता दर प्रतिशत में, ये वाली लाइन हमने खड़े रूप में लिख दी। नगरों की संख्या जिसे आवृत्ति कहते हैं वो इस तरीके से लिख लिया। ये दोनों टेबलों को हमने खड़े रूप में लिख लिया है। अब देखिए तीसरी टेबल हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब ये वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इससे वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, L1 + L2/2। L1 बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, L2 बोलते हैं अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 का आधा कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही 55 और 65 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 120 का आधा कितना आ जाएगा 60। ठीक है, इस प्रकार ये वर्ग चिन्ह हम निकाल लेंगे। फिर देखिए इसे x मानते हैं। अब f ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, f का गुणा x में वाली टेबल से करना है, f वाली टेबल का गुणा x वाली टेबल से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 10 का गुणा 60 में करेंगे 600, 11 का गुणा 70 में करेंगे 770 आ जाएंगे, 8 का गुणा 80 में करेंगे 640, 3 का गुणा 90 में करेंगे 270। अब देखिए इसका टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ का मतलब एफ वाली टेबल का जोड़, तो कितना आ गया इसका सबका जोड़ 35। ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स वाली टेबल का जोड़, ये कितना आ जाएगा 2430। अब देखिए माध्य साक्षरता दर x बार है, ये थोड़ा निशान ठीक से नहीं बना है बार के चिन्ह का, तो आप समझ लीजिएगा बार है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2430 और देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू 35, तो 35 इसको कट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें बहुलक पता करना है हमें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए दोनों टेबलों को खड़े रूप में लिख लेते हैं कि देखिए ये आयु वर्षों में है, ये रोगियों की संख्या है जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए हमें अधिकतम बारंबारता देखनी है यानी अधिकतम आवृत्ति देखनी है, वो कितनी है 23। तो देखिए तो अधिकतम आवृत्ति को F1 से दर्शाया जाता है जो कि होती है सबसे अधिक बारंबारता यानी सबसे अधिक आवृत्ति। जब हम सबसे अधिक बारंबारता को पहचान लेते हैं तो उसके सामने वाले वर्ग को यानी 35 से लेकर 45 वाले वर्ग को हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो ये देखिए इस वाले वर्ग को हम नाम दे देते हैं बहुलक वर्ग, 35 से लेकर 45। ये देखिए इसको ये बहुलक वर्ग पहचानना होता है। हमेशा ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में अधिकतम बारंबारता को पहचान कर बहुलक वर्ग पता कर लेते हैं। ये आ गया है। अब देखिए इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1 इसमें कितनी है, देखिए 35, तो 35 लिख दी है। अब ऐसे बोलते हैं F0 यानी जो बहुलक वर्ग है उसकी आवृत्ति के पहले की आवृत्ति को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग के पहले की वर्ग की आवृत्ति, उसको बोलते हैं F0। फिर आता है F2, ये होती है जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है उसके बाद वाली आवृत्ति को हम F2 से दर्शाते हैं। वर्ग अंतराल, इन दोनों में अंतराल कितने का है, देखिए वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। इसमें हम जितनी वैल्यू निकाली है सारी वैल्यू इसमें रख देंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 23 में से 21 गया 2 आ गया, 23 दूनी 40, ये दोनों जुड़ जाएंगे 35। ये देखिए ये आ जाएगा
उसके बाद देखिए 20 में 11 से भाग देंगे तो 1.82 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इतने वर्ष इसकी बहुलक आ जाएगा।